हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुरुचरण चौधरी निर्मल ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 20, उसका लेक्चर नंबर 3, गमन एवं संचलन चैप्टर जो है उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। मतलब पेशी तंतु जो होते हैं उन पेशी तंतु के अंदर संकुचन जिस प्रोटीन का होता है या पेशी तंतुओं के निर्माण में जो प्रोटीन भाग लेती हैं उन प्रोटीन को नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम देते हैं? एक तो होती है एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन होती है, और दूसरी वाली जो प्रोटीन होती है उसको नाम दिया जाता है मायोसिन। पहली प्रोटीन तो कौन सी है? एक्टिन, और दूसरी कौन सी है? मायोसिन है। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्टिन तंतु जो होते हैं और मायोसिन जो हैं इनका निर्माण प्रोटीन से होता है। ये प्रोटीन है एक प्रकार की, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। मैंने आपको बताया था एक्टिन जो होती है उससे आई बैंड का निर्माण होता है और मायोसिन जो होती है उससे ए बैंड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर संकुचन और शिथिलन जो हो रहा है वो संकुचन और शिथिलन भी किन प्रोटीन में होता है? इन दोनों प्रोटीन के माध्यम से होता है। तो इसका मतलब मैं बात करूं तो संकुचनशील प्रोटीन जो होंगी उन संकुचनशील प्रोटीन के रूप में किसको जाना जाएगा? फर्स्ट एक्टिन और सेकंड जो है वो मायोसिन। तो संकुचनशील प्रोटीन कौन सी हुई? एक्टिन और मायोसिन। अब इनकी संरचना किस प्रकार की होती है उस संरचना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ किसको? एक्टिन प्रोटीन को। ये एक्टिन, तो एक्टिन प्रोटीन जो होती है इस एक्टिन प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? इस एक्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है, दो एफ एक्टिन इकाइयाँ पाई जाती हैं। इन एफ एक्टिन इकाइयों से इस एक्टिन प्रोटीन का निर्माण होता है। संरचना ही तो पढ़ रहे हैं, मतलब कैसे बनी होती हैं, किस प्रकार से बनी होती हैं, वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए एक्टिन जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण दो एफ एक्टिन इकाइयों से होता है, और यहाँ पर मैंने दर्शा भी रखी हैं। ये एफ एक्टिन दर्शाई, देखो एक तो ये एफ एक्टिन और एक ये एफ एक्टिन, यूँ इस प्रकार से ये दो मैंने ब्लैक कलर से जो संरचनाएं बनाई हैं। तो ये वाली और ये वाली, ये ब्लैक कलर वाली दो गोल गोल सी मैंने जो संरचनाएं बनाई हैं ये क्या है? एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन जो होती हैं इन एफ एक्टिन का निर्माण खुद का किससे होता है? भाई हम लोग यूँ कह रहे हैं कि एक्टिन जो बना होता है वो एक्टिन का निर्माण हो रहा है एफ एक्टिन से, और एफ एक्टिन का निर्माण किससे होता है? तो जी गोलाकार इकाई जो होती हैं, गोलाकार एक्टिन इकाई, उन इकाइयों से एफ एक्टिन का निर्माण होता है। तो देखिए एक्टिन जो संकुचनशील प्रोटीन है उसका निर्माण तो हो रहा है एफ एक्टिन से। एफ एक्टिन किससे बन रही है? जी गोलाकार एक्टिन से। देख सकते हैं आप, एक तो ये एक्टिन है और एक ये एक्टिन है, पूरी लंबाई में फैला हुआ है, देखो ब्लैक कलर वाला। तो यहाँ पर ये जो एफ एक्टिन है इस एफ एक्टिन का निर्माण गोलाकार इकाइयों से होता है। तो ये गोलाकार इकाई हो गई है, ठीक है, इन गोलाकार इकाइयों से हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन में देखें तो इस एक्टिन की संरचना जो है, इस एक्टिन की जो एफ एक्टिन है इस एफ एक्टिन के समानांतर, समानांतर का मतलब इसके साथ साथ क्या पाई जाती हैं? इसके समानांतर दो चेन पाई जाती हैं, दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। देखो मैंने यहाँ रेड कलर से बना रखी हैं, यूँ इसके समानांतर हैं, ये भी इसके समानांतर है। उसको क्या नाम दिया है? ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम दिया है? ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन जो इकाई होती है ये ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के साथ साथ समानांतर रूप से व्यवस्थित रहती हैं। दूसरी कंडीशन में बात करें तो देखिए यहाँ पर ये ट्रोपोमायोसिन जो होता है, इस ट्रोपोमायोसिन रेड कलर से जो मैंने बना रखा है, इस ट्रोपोमायोसिन पर नियत अंतराल पर मतलब जगह जगह पर, तो नियत अंतराल पर क्या पाई जाती है? एक विशिष्ट प्रकार की इकाई पाई जाती है जिसको कहते हैं ट्रोपोनिन, और ये ट्रोपोनिन नियत अंतराल पर इस एक्टिन की ट्रोपोमायोसिन जो होती है उस एक्टिन के सक्रिय स्थलों को ढककर रखने का काम करती है। ये जैसे कौन सा स्थल है? सक्रिय स्थल। ये कौन सा सक्रिय स्थल है? ये भी क्या है? सक्रिय स्थल है। यहाँ पर ये भी कौन सा स्थल है? सक्रिय स्थल है। तो इन सक्रिय स्थलों को ढक करके कौन रख रही है? ट्रोपोनिन ढक करके रखने का काम करती है। सक्रिय स्थल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि जब इस पेशी के अंदर संकुचन होता है, पेशी जब सिकुड़ती है तो संकुचन के समय में मायोसिन जो जुड़ता है
वो इसी स्थल के साथ में जुड़ता है। इसलिए बंध जो बनता है एक्टिन और मायोसिन का, वो इस ट्रोपोनिन वाली जगह पे बनता है। अगर विश्राम की अवस्था की मैं बात करूं तो विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन जो होता है वो इस सक्रिय स्थल को ढककर रखता है। लेकिन अगर संकुचन की बात करें तो संकुचन के समय में ये ट्रोपोनिन यहाँ से हट जाता है, सक्रिय स्थल को खाली कर देता है, मायोसिन इसके साथ में जुड़ जाता है। समझ में आ गई बात। अब देखिए दूसरी हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गई किसकी बात, एक्टिन की। तो एक्टिन का निर्माण किससे हो रहा है, एफ एक्टिन की 2 इकाइयों से होता है। और एफ एक्टिन का निर्माण जी गोलाकार एक्टिन से होता है। ये गोलाकार मैंने बना रखी है, देखो बहुत सारी, इन एक्टिन से होता है। इन एफ एक्टिन के समानांतर ट्रोपोमायोसिन की 2 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो मैंने रेड कलर से बनाई हैं समानांतर। इन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर सक्रिय स्थल को ढककर रखती है एक विशिष्ट प्रकार की इकाई, उस इकाई का नाम है ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन जो होता है ये सक्रिय स्थलों को ढककर रखने का काम करता है। कब, विश्राम की अवस्था में। लेकिन अगर हम लोग संकुचन की बात करें तो संकुचन के समय में ये यहाँ से हट जाती है और इस स्थान को खाली कर देती है, किसके जुड़ने के लिए, मायोसिन के जुड़ने के लिए। तो दूसरी प्रोटीन की हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गई कौन सी प्रोटीन, एक्टिन। अब दूसरी प्रोटीन की हम लोग बात करने वाले हैं, और दूसरी प्रोटीन मैंने आपको बताई थी कौन सी, मायोसिन। सेकंड जो प्रोटीन है वो कौन सी है, मायोसिन। ठीक है। अब ये मायोसिन किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की प्रोटीन है, देखिए देखिए ये मायोसिन इस प्रकार की प्रोटीन है। मायोसिन का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, मायोसिन भी एक प्रकार की संकुचनशील प्रोटीन है, मतलब संकुचन की क्रिया में भाग लेती है। तो मायोसिन जो होती है वो भी एक प्रकार की प्रोटीन है जिसका निर्माण मीरोमायोसिन नामक एकलक इकाइयों से होता है। एक तो होता है कौन सा, बहुलक। बहुलक का मतलब जिसमें बहुत सारी इकाई होती हैं। अब इसकी एक इकाई क्या कहलाएगी, एकलक। तो ये पूरा तो बहुलक है। ये कौन सा तंतु है, कौन सी प्रोटीन है, ये मायोसिन प्रोटीन है। इस मायोसिन प्रोटीन का निर्माण, मायोसिन किसके रूप में पाई जा रही है, बहुलक के रूप में। बहुलक किसको कहते हैं, बहुत सारी एकलक इकाई आपस में मिलकर के बहुलक का निर्माण करती हैं। तो अब जब बहुलक है ये मायोसिन, तो एकलक के रूप में कौन है, एक एक इकाई के रूप में, तो उस इकाई को क्या नाम देते हैं, मीरोमायोसिन। अब ये मीरोमायोसिन जो होता है ये 2 भागों में बटा होता है। इसके 2 भाग हैं, 2 श्रृंखलाएं होती हैं इसकी। देखिए एक तो ये श्रृंखला है, यहाँ तक की ये अलग प्रकार की, और यहाँ तक की ये अलग प्रकार की है। दोनों अलग अलग श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं। ये तो इसका हो गया क्या, सिर। कौन सा भाग हो गया, सिर। और ये पीछे वाला कौन सा भाग हो गया, पुच्छ भाग हो गया, पूंछ वाला भाग हो गया। कितने भाग हुए इसके मीरोमायोसिन के, 2। एक तो हो गया सिर और दूसरा हो गया पुच्छ। सिर की अगर मैं बात करूं तो सिर जो होता है वो इसका सिर है, बड़ा भाग है, मोटा भाग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भारी मीरोमायोसिन। भारी मीरोमायोसिन, भारी का मतलब होता है बड़ा, तो इसको क्या कह सकता हूं मैं इंग्लिश में, कहते हैं इसको हैवी, H4 हैवी, M4 मीरो, M4 मायोसिन। तो क्या नाम दे दिया शॉर्ट में इसको, HMM, हैवी मीरोमायोसिन, भारी मीरोमायोसिन। कौन सा वाला पार्ट हुआ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये मोटा पार्ट जो आपको दिख रहा है, छोटा पार्ट और मोटा पार्ट जो दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, भारी मीरोमायोसिन या हैवी मीरोमायोसिन के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गई बात। दूसरी कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो देखिए पुच्छ वाला भाग जो है ये कैसा है, हल्का है, और हल्के को कहते हैं लाइट। तो हल्का मीरोमायोसिन क्या हो गया, लाइट मीरोमायोसिन, LMM, लाइट, L4 लाइट, M4 मीरो और M4 मायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन, हल्का मीरोमायोसिन। कौन सा वाला भाग हुआ, पुच्छ वाला भाग जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, हल्का मीरोमायोसिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर ये जो वाला भाग है इसका सिर वाला भाग है, ये क्या काम करता है, ये
एक्टिन तंतु जो होते हैं उन एक्टिन तंतुओं के साथ बंध बनाने का काम करता है। मतलब जब संकुचन होता है तो संकुचन के समय एक्टिन और मायोसिन दोनों जो इकाइयाँ होती हैं प्रोटीन की, उनमें बंधन की क्रिया होती है। मैं समझता हूँ इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। दोनों प्रकार की प्रोटीन कौन कौन सी, एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन का निर्माण बहुत सारी एकलक इकाइयों से होता है जिनको क्या कहते हैं, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन का सिर जो होता है वो भारी होता है, इसलिए इसको हैवी मीरोमायोसिन या भारी मीरोमायोसिन कहते हैं। और पक्ष भाग जो होता है वो हल्का होता है, इसलिए इसको लाइट मीरोमायोसिन के नाम से भी जाना जाता है। मैं समझता हूँ इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगली बात करें तो देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ प्रोटीन की संरचना हमने समझ ली है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि की। पेशी संकुचन की क्रियाविधि। ठीक है, तो देखिए पेशियों में संकुचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संकुचन की क्रियाविधि किस प्रकार से है। उससे पहले मैं आपको एक जनरल जानकारी दे देता हूँ। हमारे शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, एक होती हैं संवेदी तंत्रिकाएं और दूसरी होती हैं चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं। चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं पहली वाली जो हैं और ये दूसरी वाली हैं। पहली वाली तंत्रिकाएं जो होती हैं ये शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये कहाँ जाती हैं, अंगों से मस्तिष्क की ओर ले जाती हैं सूचनाओं को। ठीक है, ये उल्टा काम करती हैं, ये मस्तिष्क से अंगों की ओर जवाब लाती हैं, अंगों की ओर सूचनाओं को लाती हैं। कौन सी वाली, चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं कहाँ से लाती हैं, मस्तिष्क से। कहाँ पहुँचाती हैं, अंगों की ओर पहुँचाती हैं। तो हमारा काम आज यहाँ सिर्फ हमारा काम जो है वो कौन सी वाली से है, चालक या प्रेरक तंत्रिका से है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर करूँ, देखिए तंत्रिकाएं जो होती हैं हमारा ये, जैसे मान लीजिए मेरी उंगली है, उंगली में अस्थि है, अस्थि के ऊपर क्या है, कंकाली पेशियां हैं। कौन है, पेशियां। इन पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। तो संकुचन कैसे हो रहा है, इन पेशियों के साथ में कौन है, तंत्रिकाएं। पेशियों के साथ में कौन है, तंत्रिका। तो तंत्रिका पेशी संगम हो गया, तंत्रिका और पेशियों का क्या हो गया, संगम हो गया। मतलब आपस में ये जुड़ी रहती हैं, अटैचमेंट दोनों का होता है। किसका, तंत्रिकाओं का और पेशियों का। अब पेशी कौन सी और तंत्रिका कौन सी, देखिए पेशी तो कंकाली पेशी हैं, तंत्रिका कौन सी हैं, चालक तंत्रिकाएं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, चालक और संवेदी। लेकिन हमारा काम किससे पढ़ना है, संकुचन में चालक तंत्रिका से या प्रेरक तंत्रिका से, जो कि संवेगों को मस्तिष्क से अंगों की ओर लाने का काम करती हैं। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो तंत्रिका पेशी के साथ मिलकर के क्या बनाती हैं, तंत्रिका पेशी संगम बनाती हैं। अब ये तंत्रिकाएं जो होती हैं, मैंने आपको बताया था पेशी जो होती है, उस पेशी का पेशी तंतु जो होता है, उस पेशी तंतु के बाहर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, सार्कोलेमा। और पेशी तंतु का जो द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सार्कोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य जो होता है ना पेशी तंतु का, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। और कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ सब टर्म जो काम में लेते हैं वो किसकी लेते हैं, सार्को। सार्को का मतलब पेशी तंतु से संबंधित संरचना। सार्कोमियर लिया था, सार्कोलेमा लिया था, सार्कोप्लाज्म लिया था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हमने की थी। तो सार्को का मतलब क्या होता है, पेशी तंतु से संबंधित संरचना होती है। अब देखिए तंत्रिका पेशी संगम, तंत्रिका और पेशी आपस में क्या है, एक संगम बनाती हैं। तो यहाँ ये जो तंत्रिका होती है ना, ये तंत्रिका पेशी तंतु की सार्कोलेमा के साथ में अटैच रहती है। मतलब जैसे ही कोई यहाँ से चेंजेज आएगा तो क्या होगा, वो सार्कोलेमा में दिखेगा, पेशी तंतु की जो झिल्ली है उसके अंदर दिखेगा। तो जब कभी भी मान लीजिए मस्तिष्क से क्या आता है, कोई संवेग आता है,
या प्रेरक आवेग आता है तो किसके माध्यम से आता है? मस्तिष्क से चालक या प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से आता है। जब ये प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से आएगा तो ये कहाँ पर आएगा? तंत्रिका में आएगा पहले। तंत्रिका से कहाँ जाएगा? पेशी में। तंत्रिका पेशी संगम स्थल है, वहाँ पर जाएगा। वहाँ से कहाँ जाएगा? सार्कोलेमा, मतलब इस झिल्ली पे जाएगा। कौन? तंत्रिका आवेग कहाँ जाएगा? झिल्ली पे। किसकी झिल्ली पे? पेशी तंतु की झिल्ली पे, जिसको क्या नाम दिया जाता है? सार्कोलेमा। अब यहाँ पर जब जाएगा, ये पेशी तंतु की संरचना जैसे मान लीजिए मैंने बना दी, तो ये सार्कोलेमा मतलब इस झिल्ली पे गया ये आवेग। तो झिल्ली पे जाने के कारण क्या होगा? इस सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त हो जाएंगे बहुत सारी मात्रा में। क्या मुक्त हो जाएंगे? कैल्शियम आयन मुक्त हो जाएंगे। क्रिया विभव पैदा होगा। सार्कोलेमा में क्या उत्पन्न होगा? क्रिया विभव। और क्रिया विभव किसके कारण हुआ? इस चालक या प्रेरक तंत्रिका के कारण इस सार्कोलेमा में क्रिया विभव, पोटेंशियल, उत्तेजना पैदा हुई। और उस उत्तेजना से क्या हुआ? कैल्शियम आयन जो है वो इस सार्कोप्लाज्म में मुक्त हो गए। सार्कोप्लाज्म में जैसे ही ये मुक्त होंगे, तो मैंने आपको अभी बताया था एक्टिन की संरचना में कि एक्टिन की संरचना में जो ट्रोपोमायोसिन होता है, उस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार की इकाई पाई जाती है जिसको कहते हैं ट्रोपोनिन। क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोनिन जो है वो सक्रिय स्थलों को ढककर रखती है सामान्य अवस्था में, लेकिन अब तो सामान्य अवस्था नहीं है, अब तो कैसा? क्रिया विभव वाली अवस्था है, उत्तेजित अवस्था है। तो यहाँ से ये ट्रोपोनिन क्या होगा? हट जाएगा और हट करके सक्रिय स्थल को खाली कर देगा। इस सक्रिय स्थल के साथ में यहाँ पर कौन जुड़ेगा? मायोसिन जो होगा वो मायोसिन क्या करेगा? बंध बनाने का काम करेगा। समझ में आ रही बात? ये मायोसिन क्या करेगा? यहाँ बंध बनाने का काम करेगा। तो कैसे बनाएगा? देखिए बंध। इतनी बात मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। ये जैसे मान लीजिए है मायोसिन और यहाँ पर ये है एक्टिन। ये कौन है? एक्टिन। और ये कौन है? मायोसिन। ठीक है। अब इस एक्टिन का, ट्रोपोनिन के हटने के कारण एक्टिन का सक्रिय स्थल है वो खाली हो गया। सक्रिय स्थल खाली हो गया तो ये सक्रिय स्थल के साथ में मायोसिन जो है, उस मायोसिन का कौन सा भाग है? ये शीर्ष भाग। तो मायोसिन का शीर्ष भाग जो होगा वो इसके साथ में जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या करेगा? एक बंध बनाने का काम करेगा। ये बंध जो है वो आगे चल करके क्या है? यूं इस प्रकार से क्रॉस बंध का, क्रॉस सेतु का निर्माण हो जाएगा। अब ये क्रॉस सेतु का निर्माण किससे हुआ? एटीपी जो था, इस सेतु के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, दोनों के बीच में जंक्शन। तो इस सेतु के निर्माण के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है और जैसे ही एटीपी का जल अपघटन होता है तो जल अपघटन के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? क्रॉस सेतु का निर्माण हो जाता है। किसके कारण हुआ? कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्म में मुक्त हुए। कैल्शियम आयनों के कारण ट्रोपोनिन जो है वो हट गया, सक्रिय स्थल खाली हो गया। तो वो एक्टिन के साथ में ये क्या करेगा? ये एक्टिन के साथ में मायोसिन जो है वो जुड़ जाएगा। जुड़ करके अब एक्टिन तंतु जो होंगे ये इस मायोसिन के ऊपर सरकेंगे, क्योंकि ये हल्के होते हैं और ये कैसे हैं? भारी। तो एक्टिन तंतु मायोसिन के ऊपर सरकेंगे। सरकने के कारण क्या होगा? संकुचन उत्पन्न होगा और संकुचन के समय क्या होगा? यहाँ पर आई बैंड जो है उस आई बैंड का आकार छोटा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो यूँ इस प्रकार से ये जेड रेखा, ये जेड रेखा, दो जेड रेखाएं थीं, इनके बीच में यहाँ पर ये कौन से हैं? आई बैंड। बीच में कौन सी हैं? ए बैंड। ये हैं ए और ये हैं कौन सी? आई बैंड। तो संकुचन जब होगा तो संकुचन के समय ये जेड रेखाएं कहाँ आएंगी? पास पास आएंगी। रेंगता है कौन? एक्टिन तंतु। किसके ऊपर? मायोसिन के ऊपर। तो इसलिए इसको कहते हैं तंतु विसर्पी सिद्धांत। विसर्पी का मतलब सांप की तरह रेंग कर संकुचन करता है। तो संकुचन के समय यहाँ क्रॉस सेतु का जब निर्माण होगा तो जेड रेखाएं कहाँ आ जाएंगी? पास पास आ जाएंगी। ये आ गई पास पास। आई बैंड जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी पास पास आने के कारण। ए बैंड के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये काम कब हो रहा है? सार्कोमियर की लंबाई जो है, सार्कोमियर क्या होता है? दो जेड रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सार्कोमियर। तो ये सार्कोमियर की लंबाई कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी।
तो ये काम कब हुआ? संकुचन के समय हुआ। लेकिन मान लीजिए जैसे ही अगर क्रिया विभव खत्म होगा, ये जो प्रेरक तंत्रिकाएं थीं उन तंत्रिकाओं से आवेग समाप्त होगा, तो आवेग के समाप्त होने पर क्या होगा? जैसे ही आवेग समाप्त होगा तो तंत्रिका आवेग के समाप्त होने के कारण कैल्शियम आयन जो हैं, जो सार्कोप्लाज्म में मुक्त हुए थे, उनका अवशोषण हो जाएगा और अवशोषण होने के कारण दोबारा से यहाँ से ये क्रॉस सेतु जो है वो क्रॉस सेतु क्या होगा? टूट जाएगा। और क्रॉस सेतु के टूटने के कारण ये क्रॉस सेतु टूट गया और क्रॉस सेतु के टूटने के कारण क्या होगा? एक्टिन और मायोसिन दोनों जो हैं वो क्या है? एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। एक्टिन को पुनः ढक लिया जाएगा किसके द्वारा? ट्रोपोनिन के द्वारा। और यहाँ पर एटीपी जो है वो एडीपी प्लस P2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये एक्टिन तंतु है, ये मायोसिन है, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होने की स्थिति में विश्राम की अवस्था आ जाएगी। विश्राम का मतलब अब संकुचन नहीं है। तो किसके कारण हुआ ये? तंत्र का आवेग खत्म हो गया। तंत्र का आवेग जब आया था तब तो क्या हुआ? संकुचन हुआ, ये जुड़ गए आपस में। जैसे ही खत्म हुआ, कैल्शियम आयन जो मुक्त हुए थे उनका अवशोषण हो गया। अवशोषण होने पर ये दोनों एक्टिन और मायोसिन क्या हो गए? एक दूसरे से अलग अलग हो गए और अलग अलग होने पर क्या है? संकुचन की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। इस संकुचन के लिए क्या है? जीवित एटीपी की आवश्यकता होती है। जीवित एटीपी अगर नहीं है, इसको टूटने के लिए, यहाँ से ये जो टूटना है ना, विश्राम की अवस्था जो है, संकुचन हुआ, संकुचन के बाद ढीला भी तो पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने पैर को आगे बढ़ाया तो उसमें क्या हुआ? संकुचन। अब जब मैं इसको पीछे लूंगा तो उसमें क्या होगा? शिथिलन होगा। तो शिथिल होने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, जीवित एटीपी की। याद रखना, आपने देखा हो, सुना हो कभी कि कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए मर जाता है और वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए पड़ा रहता है, तो उसमें क्या है? संकुचन ही बना रहता है और लगातार संकुचन के कारण, क्योंकि जीवित एटीपी तो मिल नहीं पाते, एटीपी तो खत्म हो जाते हैं, जीवित एटीपी का तो निर्माण हो ही नहीं रहा क्योंकि व्यक्ति मर गया। तो संकुचन के कारण क्या होता है? लगातार संकुचन जब बना रहता है तो वो व्यक्ति अकड़ जाता है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, अकड़ जाता है, कठोर हो जाता है वो, क्योंकि संकुचन ही बना रहता है, शिथिलन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीवित एटीपी नहीं मिल पाते। शिथिलन के लिए जीवित एटीपी की आवश्यकता होती है। इसलिए कभी कभी जब संकुचन ज़्यादा हो जाता है तो जो लाश है वो थोड़ी ऊपर की तरफ उठने लग जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि अब इसमें भूत प्रवेश कर गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। भूत नहीं, जीवित एटीपी नहीं मिला, इसलिए क्या हो गया? इसलिए उसके अंदर लगातार संकुचन बना रहा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे इस प्रकार से क्या है? संकुचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। आगे की कंडीशन में मैं बात करूं तो देखिए, पेशियां जो होती हैं उन पेशियों के अंदर विशिष्ट प्रकार का वर्णक पाया जाता है, श्वसन वर्णक, जिसको कहते हैं मायो। मायो का मतलब पेशी संबंधित, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पेशियां होती हैं ना, इन पेशियों के बार बार उत्तेजित होने के कारण, जैसे मान लीजिए मैं दौड़ लगा रहा हूं तो पेशियां क्या है? बार बार उत्तेजित हो रही हैं, बार बार शिथिल हो रही हैं। तो इस प्रकार से होने के कारण हमारी पेशियों में जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लाइकोजन बदल जाता है किसमें? लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल में जब परिवर्तित हो जाएगा तो इस लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने के कारण क्या होगा? थकान महसूस होगी। किसमें? मांसपेशियों में। पेशियों के अंदर, मांसपेशी और पेशी एक ही बात है। तो इन पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण क्या उत्पन्न होगी? थकान, दर्द का एहसास होगा। समझ में आ गई बात? ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण किसके कारण हुआ? अवायवीय श्वसन के कारण। तो इन पेशियों में वर्णक कौन सा पाया जा रहा है? मायोग्लोबिन। अब जिन, ये लाल रंग का वर्णक है, जिन पेशियों में मायोग्लोबिन की अधिकता होती है वो पेशियां कैसी होती हैं? गहरे लाल रंग की होती हैं। उनका रंग कैसा होता है? गहरा लाल रंग होता है। समझ में आ गई बात? और मायोग्लोबिन की अधिकता जिनके अंदर होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। वहाँ पर वायवीय श्वसन की प्रेजेंस होती है। ऐसी पेशियाँ जहाँ पर मायोग्लोबिन की अधिकता होती है वो गहरे लाल रंग की होती हैं, उनके अंदर थकान नहीं होती है। समझ में आ गई बात? वो लगातार काम करती रहती हैं। अंतरांगों की पेशियाँ, शरीर के अंदर जो अंग हैं उनकी पेशियाँ,
उनमें मायोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, उनके अंदर कभी थकान नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं मायोग्लोबिन की मात्रा कैसी है, कम है, तो वो हल्के श्वेत रंग की होती हैं या फिर हल्के लाल रंग की होती हैं, हल्के लाल रंग की होती हैं, हल्का लाल रंग होता है इनका, और इनके अंदर अवायवीय श्वसन भी पाया जाता है। तो इस प्रकार की पेशियां जो होती हैं, उन इस प्रकार की पेशियों के अंदर जिनमें मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उनमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण किससे हुआ? ग्लाइकोजन परिवर्तित हो गया किसमें? लैक्टिक अम्ल में। क्यों? क्योंकि पेशियों में बार बार उत्तेजना पैदा हुई, उसके कारण क्या हो जाता है? थकान उत्पन्न हो जाती है और दर्द का एहसास होता है। जैसे मान लीजिए पैरों की पेशियों की मैं बात करूं तो पैरों में क्या है, हम जैसे घूम लिए 25 किलोमीटर घूम लिए, गोवर्धन महाराज की परिक्रमा जैसे लगा दी, तो वहाँ पर क्या होगा? आपके पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पेशियाँ बार बार उत्तेजित हो रही हैं, चल रहे हैं हम लोग, तो चलने के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया और उसके कारण हमें थकान का एहसास हुआ। किसके निर्माण के कारण? लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इस लैक्टिक अम्ल को लीवर के द्वारा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आ गई होगी बात। तो ये हम पेशीय संकुचन की क्रियाविधि कंप्लीट कर चुके हैं। आगे की बात जो है वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑफ ऑल।